साथियों नमस्कार, मैं सूर्य कुलश्रेष्ठ, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सूर्य द हिस्ट्री मिरर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यह चैनल डायग्राम तथा कहानियों के माध्यम से इतिहास का समग्र अध्यापन कराने हेतु समर्पित है। तो आज इसी कड़ी में हम और क्या अध्ययन करने वाले हैं ये जानते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मोहम्मद बिन साम या शहाबुद्दीन या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमें क्या अध्ययन करना है। साथियों, हम पहले गौर के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर गौर का क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध था। जो गौरी का पैतृक क्षेत्र था जहाँ से उसने शासन शुरू किया था। इसके बाद उसके कुछ वंशजों का अध्ययन करना है ताकि पता चल सके कि गजनबी और मसूद शाह इब्राहिम के काल में यहाँ उनके कैसे संबंध रहे। उसके बाद एक प्रमुख प्रश्न आता है अलाउद्दीन हुसैन से कि जहाँसूज किसे कहा गया। और इसके बाद हम देखेंगे कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के अपने बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद से कैसे संबंध थे। तो ये चीज़ यहाँ देखनी है। इसके बाद इसके गुलाम हैं चार, याल्दोज ख्वाजा, ऐबक, बख्तियार खिलजी, इनका भी अध्ययन करेंगे आगे हम। इसके बाद हम इसके युद्ध अभियानों के बारे में जानेंगे कि इसने जो यहाँ गौर से अपने अभियान शुरू किए और यहाँ फिर गजनी जीतने के बाद यहीं पर शासक हो गया। इसके बाद यह मुल्तान सिंध होते हुए काशहद के युद्ध तक पहुँचा। यहाँ से फिर लौट कर, ये रास्ता ठीक नहीं लगा इसको, तो फिर लौट कर ये खुसरो मलिक को हराते हुए फिर ये यहाँ गंगा दोआब के क्षेत्र में तराइन के युद्ध लड़ता हुआ चंदावर का युद्ध लड़ा और फिर वापस चला गया। फिर बयाना ग्वालियर के युद्ध जीते और बाद में इसका ऐबक जो गुलाम था वो यहाँ विजय करता रहा। तो ये युद्ध अभियानों के बारे में हमें अध्ययन करना है। साथ ही ये जानना है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कितने युद्ध हुए, और साथ ही जो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है उसकी ऐतिहासिकता कितनी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके बाद पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में भी ये दिया हुआ है, कौन क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। संयोगिता पृथ्वीराज के बारे में भी जानना है कि संयोगिता पृथ्वीराज के क्या संबंध थे, ये मैच कहानी ही तो नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें अध्ययन करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, बात करते हैं गौर क्षेत्र की, गौर पहाड़ी क्षेत्र की। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है गौर, यहाँ से ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पड़ेगा, अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का है और ये यहाँ से भारत का है। ये वर्तमान में मैंने इसको बनाया हुआ है। तो अफगानिस्तान का ये हिस्सा जो कि गौर दर्शा रहा है, यहाँ पर ये पहाड़ी है गौर नाम की, यानी कि जो गौरी वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार, तो यहाँ ये गौर नाम की पहाड़ी है। इसी पहाड़ी क्षेत्र का ये इसके पूर्वज रहने वाले थे, इस वजह से गौरी इन्हें आगे कहा गया। तो गौर पहाड़ी थी, प्रमुख पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार से वर्णन मिन्हास उस सिराज ने, जो कि इल्तुतमिश के समकालीन था, बाद बाकी आगे भी शासकों के समकालीन रहा, नासिरुद्दीन महमूद तक उसका काल रहा। तो उस मिन्हास उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में और खासकर 17वें अध्याय में ये वर्णन दिया हुआ है कि गौरी के पूर्वजों के बारे में और गौर क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है और वो क्यों प्रसिद्ध था, ये सारी चीज़ें मिन्हास ने अपनी पुस्तक में बताई हुई हैं। जल्दी से देख लेते हैं। ये क्षेत्र घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, साथ ही यहाँ पर लोहा अच्छा होता था, तो यहाँ पर हथियार बनाने के लिए भी यह प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर गौर पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के जो लोग थे वो महायानी बौद्ध थे, यानी कि बौद्ध धर्म का पालन करते थे। और इसके बाद यहाँ करामी संप्रदाय, फिर इस्लाम आया, ये बाद में देखेंगे कब आया, कैसे आया। इसके बाद यहाँ पर माना जाता है कि जो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी जिस वंश का था, उस वंश के जो प्रथम व्यक्ति यानी कि प्रथम पूर्वज जो धरती पर माने गए वो मलिक शंसब थे। लेकिन पौराणिक रूप से जुहाक को माना जाता है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो धरती पे तो नहीं रहा लेकिन एक सोच लेते हैं अदृश्य रूप में कि प्रथम पूर्वज जुहाक को माना जाता है, शंसवनी वंश का प्रथम पूर्वज पौराणिक रूप से, और धरती पर माना गया मलिक शंसब को। इसी कारण इस पूरे वंश को शंसबनी वंश भी कहा जाता है। तो मलिक शंसब ये व्यक्ति रहा। इसके बाद मोहम्मद इब्न सूरी आया
और इस मोहम्मद इब्न सूरी पर सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया और यहाँ पर वो अपनी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करके चला गया सुबुक्तगीन। इसके बाद गजनबी ने 1011 में फिर मोहम्मद इब्न सूरी पर आक्रमण किया और यहाँ पर उसने इस्लाम धर्म स्थापित कर दिया। मतलब जो मैंने बताया कि ये बौद्ध थे, अब ये गजनबी के प्रभाव से यहाँ पर अब सूरी के काल में गौर क्षेत्र के लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगे और धीरे धीरे वहाँ इस्लाम आने लगा। और सबसे पहले वहाँ पर करामी संप्रदाय के लोग आए, यानी कि करामी संप्रदाय के लोग जो कुछ बौद्ध परंपराएं अपनाते थे और कुछ इस्लाम भी वो मानते थे। तो कह सकते हैं कि बौद्ध और इस्लाम के बीच का सेतु करामी संप्रदाय के लोग थे। ये ज़्यादातर अपनी जो पूजा पद्धति रखते थे वो करामी जो इस्लाम के ही समान हुआ करती थी। और गजनबी के काल में यहाँ इस्लाम आया और हमादी वो लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाया, क्योंकि वो मोहम्मद यानी कि हमद, क्योंकि यहाँ के लोग बोलने में थोड़े से शॉर्ट में बोलते थे, उनकी बोली समझ में नहीं आती थी और बाहर के लोगों को, तो यहाँ पर ये मोहम्मद को हमद कहते थे केवल। तो हमद नाम से ही ये लोग जिन्होंने इस्लाम धारण किया गौर में, वो हमादी कहलाए। इसके बाद गजनबी ने सूरी को हटाकर अबू अली को यहाँ शासक बना दिया था और यहाँ पर गजनबी ने काफ़ी सुधार कराए, यहाँ पुस्तकालय स्थापित कराए, काफ़ी अच्छी परिवहन व्यवस्था भी स्थापित की, साथ ही उसने यहाँ मस्जिदें भी बनवाई। तो काफ़ी कुछ किया, सकारात्मक किया। वहाँ किसी शासक को हटाया नहीं, बल्कि उन्हीं के ही एक बेटे को यहाँ गद्दी पे बिठा दिया। तो गजनबी इनके लिए ठीक रहा। इसके बाद गजनबी का पुत्र मसूद शाह 1020 में भी आक्रमण करता है अबू अली उनके बाद के शासकों के काल में, अबू अली के काल में। तो यहाँ भी मसूद शाह भी अपने पिता गजनबी की तर्ज पर यहाँ पर सुधार करता है और गौर के लोग मसूद शाह को पॉजिटिवली लेते हैं, यानी कि सकारात्मक एक छवि उसकी बना लेते हैं। इसके बाद अबू अली को हटाकर उसका भतीजा अब्बास आ जाता है। तो ये बात जब वहाँ गजनी में पहुँचती है तो वहाँ मसूद शाह का पुत्र इब्राहिम अब्बास पर आक्रमण करता है और उसको हटा देता है, और ये वैसे भी गौर के लोगों को परेशान करता था। तो यहाँ इब्राहिम की भी इमेज अच्छी हो गई। तो आपने देखा क्रम से गजनबी की इमेज भी अच्छी रही, मसूद शाह की भी अच्छी रही गौर क्षेत्र में, और इब्राहिम की भी अच्छी रही। और इब्राहिम ने अब्बास को हटाकर यहाँ पर एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति को गद्दी दे दी और उन्हीं के ही वंशजों में रहे एजाजुद्दीन हुसैन। यहाँ से हमें और अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अब प्रश्न आने यहाँ से ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। एजाजुद्दीन हुसैन, ये इनका अवधि दिया हुआ है, कब से कब तक रहे। 7 सितारे, यानी कि एजाजुद्दीन हुसैन के 7 पुत्र थे। वो 7 स्टार्स यानी कि 7 सितारों के नाम से प्रसिद्ध थे। इनमें हम 3-4 ही पुत्रों का उल्लेख देखेंगे, क्योंकि वही परीक्षा की दृष्टि से या विषय वस्तु को समझने की दृष्टि से उपयोगी है। सैफुद्दीन सूरी, बहाउद्दीन शाम प्रथम और अलाउद्दीन हुसैन और कुतुबुद्दीन मोहम्मद। इसमें ये सारे बेटे ठीक थे, लेकिन कुतुबुद्दीन मोहम्मद नाम का जो बेटा था इनका, ये यहाँ बगावत कर गया और वो गजनी के बहरम शाह से जाके मिल गया, क्योंकि वह जो साम्राज्य विभाजन हुआ था उससे ये संतुष्ट नहीं था, और इस वजह से गजनी के बहरम शाह को कुतुबुद्दीन मोहम्मद का यानी कि भितरघाती का सहयोग प्राप्त हुआ। और सैफुद्दीन सूरी पर गजनी के बहरम शाह ने आक्रमण किया, और हालांकि ये कुछ पहले जीता और बाद में ये युद्ध में मारा गया, यानी कि गजनी के बहरम शाह ने सैफुद्दीन सूरी को मार दिया। ये बात छोटे भाइयों को बुरी लगी और उन्होंने प्रयास करते, गद्दी पर भी आ गए प्रयास करते, लेकिन उससे पहले ही ये अपनी एक प्राकृतिक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई, यानी 1149 में ही, ज़्यादा अपना शासनकाल नहीं चला पाए। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन का युद्ध होता है वर्सेस 1150 में गजनी के बहरम शाह से। इस युद्ध में अलाउद्दीन हुसैन जीतते हैं और वो गजनी को जला देते हैं। 7 दिन तक गजनी को जलाया जाता है और इस कारण उसको जहाँ सोज भी कहा जाता है अलाउद्दीन हुसैन को, यानी कि
जहाँ यानी कि विश्व सोज यानी कि जलाने वाला, यानी कि विश्व को जलाने वाला। और वहाँ पर वो कब्र यानी कि अलाउद्दीन हुसैन गजनी के पूर्व शासकों की कब्रें खोदकर उनकी हड्डियां निकालकर उनको फिर से जला देता है, सिवाय 3 को छोड़कर। कुछ किताबों में 1 का नाम दिया है, लेकिन यहाँ 3 है। कौन? महमूद गजनबी, मसूद शाह और इब्राहिम, क्योंकि इनके गौर क्षेत्र में काफ़ी अच्छे किए गए कार्य उनका प्रभाव था। इस वजह से अलाउद्दीन हुसैन ने गजनबी, मसूद शाह और इब्राहिम 3 को छोड़कर बाद बाकी गजनी के सभी शासकों की कब्रें खोद कर हड्डियाँ निकाली और उनको जला दिया। ये उसने गुस्सा प्रकट करने का उसका एक तरीका था। तो लेकिन अलाउद्दीन हुसैन बाद में खुरासान के एक सेल्जुक शासक हैं अहमद संजर, जिसे इस्लाम का नायक कहा जाता है, पीछे बता चुका हूँ, महमूद गजनबी को भी कहा जाता था इस्लाम का नायक। तो सेल्जुक संजर ने अलाउद्दीन हुसैन को हरा दिया और गजनवियों को उनकी गजनी दिलवा दी। तो कह सकते हैं कि अलाउद्दीन हुसैन को एक झटका लगा, गजनी उसके हाथ से निकल गई और वो निकालने वाला था सेल्जुक संजर, जिसने गजनी जीतकर गजनवी के वंशजों को दे दी थी। इसके बाद अब देखते हैं बहाउद्दीन शाम प्रथम के 2 बेटे थे, गयासुद्दीन मोहम्मद और शिहाबुद्दीन। इसको मोहम्मद बिन शाम इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहम्मद तो नाम है ही इसका, और बिन यानी कि पुत्र, ये शाम का पुत्र है मोहम्मद, यानी कि शाम का पुत्र मोहम्मद। तो ये दूसरा, इसका बचपन का नाम शिहाबुद्दीन रहा, ये हमेशा ही इसका नाम रहा। जब ये गद्दी पर आया औपचारिक रूप से, तभी इसने मुइजुद्दीन की उपाधि ली थी और इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी बाद में कहा गया। तो ये अपने भाई के साथ मिलकर शासन करता था। कहाँ पर? गौर के क्षेत्र में। दोनों भाई आराम से मिलकर बैठकर शासन करते थे। ये बड़े भाई थे, ये छोटे थे, और काफ़ी योग्य था इसका बड़ा भाई, और गौरी ने शासन किया। ये जो शासन काल दिए हुए हैं, इन पर नजर डालते हैं कि 1163 से 1202 तक गौर में गयासुद्दीन मोहम्मद ही शासन संभाले रहा, और 1173 से 1206, यानी कि यहाँ पर 1173 में जैसे ही गजनी पर अधिकार हुआ था, गौरी ने गजनी पर अधिकार कर लिया 1173 में, तो दोनों के बीच में ये बात हुई कि गौर का क्षेत्र गयासुद्दीन मोहम्मद संभालेगा, और 1173 में जीती गई गजनी पर अब गौरी बैठेगा। अतः साम्राज्य का एक तरह से अनौपचारिक विभाजन हो गया कि गजनी के क्षेत्र पर गौरी रहेगा और गौर के पे गयासुद्दीन मोहम्मद, यानी कि बड़ा भाई। कैसे? गजनी का क्षेत्र यहाँ गौरी के हाथ में, जिसने 1173 में इसको जीता, और गौर पर इसका बड़ा भाई गयासुद्दीन मोहम्मद, और यहीं से ही फिर गजनी से ही मोहम्मद गौरी भारत में आता रहा, वो आगे देखेंगे। और ये 1206 तक रहा, और जैसे ही 1202 में गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु होती है, तो 1202 में ही ये मुइजुद्दीन मोहम्मद की उपाधि लेता है, मुइजुद्दीन की उपाधि लेता है 1202 में। तो 1202 से 6 तक ये स्वतंत्र शासक के रूप में रहता है, और 1173 से 1202 में यह अपने जो खुतबे में बड़े भाई का ही नाम पढ़वाता है, उसको सम्मान देता है। कोई भी समस्या आती थी तो उसी के पास गौर भागता है। तो ये बड़े भाई के प्रति काफ़ी समर्पित था, और इसने मुइजुद्दीन की उपाधि 1202 में ली गयासुद्दीन मोहम्मद के मरने के बाद। तो गौरी को देखेंगे। गौरी के फिर 4 गुलाम रहे, इसके कोई संतान नहीं थी। खुद कहता था सारी प्रजा मेरी संतान है और मेरे बाद मेरा नाम रोशन करेंगे। तो उसके कोई बच्चे नहीं थे जो उत्तराधिकारी बनते उसके संतान के तौर पे। तो इसके गुलाम थे यालदोज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। इन्होंने यालदोज जो है गजनी पर काबिज रहा, गुलाम था ये सिंध मुल्तान पर, ऐबक उत्तर भारत पर, बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल के क्षेत्र पर काबिज रहा। तो गौरी के बाद फिर गजनी क्षेत्र का प्रमुख शासक बना गयासुद्दीन महमूद। हालांकि अलाउद्दीन नाम के एक व्यक्ति तुरंत जो है गौरी के बाद गद्दी पर आया था, लेकिन वो ज़्यादा समय टिका नहीं, और उसके बाद
ये गौरी का भतीजा या गयासुद्दीन मोहम्मद का बेटा गयासुद्दीन महमूद गद्दी पर आ गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो युद्ध अभियान जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गौर में ही रहा मोहम्मद गौरी, उसके बाद 1173 में उसने गजनी को हासिल किया और बड़े भाई की अनुमति से वह गजनी को संभाले रहा और वहीं पर ही वो शासन करता रहा, लेकिन अपना नाम खुतबे में नहीं पढ़वाया, ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए और बड़े भाई के नाम से ही वो शासन करता रहा। यहाँ से उसने सबसे पहला मार्ग ये अपनाया, नंबर 1 लिखा हुआ है और नंबर 2 ये लिखा हुआ है, ये बाद में देखेंगे, खैबर दर्रे वाला मार्ग और ये गोमल दर्रे वाला मार्ग उसने पहले अपनाया। गौरी चाहता था, उसके दिमाग में ही प्लान था कि जिस प्रकार से पूर्व शासक महमूद गजनबी ने भारत के जो है गुजरात से घुसने का प्रयास किया और वो दक्षिण भारत तक पहुंचना चाहता था और दक्षिण के मंदिरों को लूटना चाहता था गजनबी, ठीक उसी तर्ज पर गौरी ने भी ये प्लान किया कि वह इस मार्ग से होता हुआ गुजरात होता हुआ दक्षिण भारत तक पहुंचेगा। तो इसी प्लान के अनुसार उसने काम किया। तो इसकी यात्रा शुरू होती है, यानी कि गोमल दर्रे से वो घुसता है और लगभग आधुनिक पाकिस्तान के हिस्से में प्रवेश करता है और पहला आक्रमण 1175 में भारत में मोहम्मद गौरी मुल्तान पर करता है, यानी कि प्रथम भारतीय आक्रमण गौरी का मुल्तान पर। वहाँ पर करमाथी शिया संप्रदाय के लोग होते हैं जिन्हें वह हरा देता है आसानी से। इसके बाद वह सिंध पर आक्रमण करता है अगले ही वर्ष। सिंध में सुमरा वंश के लोग होते हैं, ये भी शिया होते हैं। यहाँ आक्रमण करता है और यहाँ भी इसको विजय प्राप्त होती है। इसके बाद वह गुजरात पर आक्रमण करता है, ये इसका काफ़ी प्रमुख आक्रमण माना जाता है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो सिंध के बाद वह सीधा यहाँ घुसना चाहता है गुजरात होते हुए भारत में। 1178 में आक्रमण होता है, गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ पर जो युद्ध है उसे काश हद या कायद्रा युद्ध बोलते हैं। यहाँ पर जो शासक है मूलराज द्वितीय है, जो कि चौलुक्य या सोलंकी वंश का है और वह अपनी माता नायका देवी के नेतृत्व में यहाँ लड़ता है और विजय होता है और यहाँ गौरी हार जाता है। यानी कि गौरी की भारत में पहली हार ये थी काशहद का युद्ध। और इस युद्ध में पृथ्वीराज तटस्थ रहता है। हालांकि मूलराज की ओर से, मूलराज तो कम उम्र का होता है, उसकी माँ नायका देवी की ओर से एक प्रस्ताव जाता है कि पृथ्वीराज से मदद करें, लेकिन पृथ्वीराज तटस्थ रहता है और अपने मंत्री कदम्बवास के कहने पर कोई भी सहयोग इस युद्ध में मूलराज द्वितीय का नहीं करता है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि कैसे भारत अपनी विच्छिन्न विभाजित मनोदशाओं में बटा हुआ है। कि काशहद का युद्ध हार जाता है गौरी, यहाँ गौरी को झटका लगता है और वो सोचता है कि अब दक्षिण में कैसे जाना होगा, यह रास्ता ठीक नहीं है। और यहाँ पर जो युद्ध पहाड़ी इलाका था जो हुआ था, माउंट आबू का क्षेत्र था, वहाँ ये युद्ध हुआ, जो कि आज क्षेत्र सिरोही जिला राजस्थान में है। तो अब वो लौट जाता है इसी रास्ते। लौटने के बाद अपने भाई से कहता है कि भाई वहाँ बड़ी दिक्कत हो गई, थोड़े सेना आपूर्ति, ये सारी चीज़ें पूरी करो। तो वो मदद करता है और गजनी से फिर अब वो चलता है इस रास्ते से, यानी कि यहाँ से घुसना कठिन है भारत में। गौरी इस चीज़ से सीख लेता है, गलती से सीख लेता है और वह अब घुसता है पंजाब के रास्ते भारत में। और ये प्लान उसका सफल रहता है और वह अंततः उत्तर भारत पर कब्जा जमा लेता है। देखते हैं कैसे। तो ये यहाँ पर अंदर पंजाब में घुसता है। यहाँ पर 1179 से 85 के बीच में यहाँ पर अंतिम गजनवी शासक, यानी गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक होता है पंजाब में, जिसको हरा देता है और उससे पेशावर, लाहौर और सियालकोट क्रमशः गौरी जीत लेता है। और इस युद्ध में जो निमंत्रण दिया था खुसरो मलिक को हराने के लिए गौरी को, वो दिया था जम्मू के ही एक राजा चक्रदेव ने गौरी को निमंत्रण दिया कि वो आए और खुसरो मलिक को हराए। और ऐसा ही होता है और यहाँ से फिर रास्ता
साफ हो जाता है गौरी का भारत में घुसने के लिए। अब यहीं पर पंजाब के बॉर्डर पर ही एक किला होता है जिसे तबारिंद या तबर हिंद बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। 1188 में इसको अब गौरी जीत लेता है। ये बड़े ही सामरिक महत्व का होता है क्योंकि यहाँ से भारत पर आना जाना नज़र रखी जा सकती थी। यहाँ पर जियाउद्दीन तुगलकी नामक एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, वो इस किले को संभालता है। और साथ ही गौरी एक दूत जो कि उसका एक न्यायाधीश होता है उसको भेजता है, जिसका नाम है किवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा। क्या नाम है? किवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को भेजता है अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास, जो दिल्ली और अजमेर का शासक होता है। यानी कि दिल्ली और अजमेर का शासक होता है, उसके पास भेजता है ये समझाने के लिए कि इस किले की वजह से वो लड़े नहीं और ये किला तबारिंद का किला गौरी का है, उसने इसे जीता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस दूत से बोल देते हैं ये बात, आपका प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है और इस किले को हम लेकर ही रहेंगे। किवाम उल मुल्क अपना लौट आता है अपने क्षेत्र की ओर। इसके बाद बात नहीं बनती है तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन आज जो है हरियाणा में के जो जिला है करनाल, उसमें पड़ता है। इसे तरावड़ी के नाम से आज जाना जाता है या तरोरी के नाम से भी जाना जाता है, तरोरी के नाम से भी। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। यह क्षेत्र करनाल में आज पड़ता है और इस युद्ध में जो पार्टी है, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहा गया, इसके जो भाई है छोटा गोविंद राय या खांडे राय, वो भी है जो सेनापति के रूप में होता है। और इस युद्ध में गौरी हार जाता है और हारने की वजह से, क्योंकि ये गौरी सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता कि वो लड़ने का उनका तरीका क्या है, और थोड़ा जल्दी में भी रहता है कि यहाँ जैसे जीतते अब आए हैं वैसे यहाँ ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पृथ्वीराज चौहान मजबूत शासक था और यहाँ पर गौरी हारता है और उसको घोड़े पे बैठा हुआ होता है और खांडे राव यानी कि गोविंद राय का तीर उसके लग जाता है और वो घायल हो जाता है और गिरने को होता है। तभी एक खिलजी अधिकारी उछलकर उसके घोड़े पर बैठ जाता है, उसको संभाल लेता है, उसको ले भागता है। और साथ ही वो ये देखता हुआ जाता है कि इस युद्ध में जो गौरी सेनापति हैं, यानी गौर क्षेत्र के जो सेनापति या जो सैनिक हैं और कुछ और जो खिलजी सैनिक थे, ये जो सैनिक थे इनका यहाँ से सहयोग कम मिलता है। और हालांकि खिलजी सैनिक जरूर जो है उसको बचा ले जाता है और बचा ले जाकर उसको वो गजनी ले जाता है, वहाँ पर अपने भाई के सहयोग से स्वस्थ होता है, ठीक होता है। और बाद में तराइन के प्रथम युद्ध में जिन्होंने साथ नहीं दिया, जिन सैनिकों ने तराइन के प्रथम युद्ध में जिन सैनिकों ने साथ नहीं दिया, जिसमें ये गौरी सैनिक और खिलजी सैनिक, अफगानियों को नहीं, अफगानियों ने तो काफ़ी साथ दिया था और काफ़ी तुरंत ही उससे जुड़े हुए थे, तो अफगानियों पर भी नाराज ज़्यादा नहीं था, लेकिन पर गौरी सैनिक और खिलजी सैनिकों पर नाराज़ था और उनको दंडित देता है। और इसके बाद वह पूरी तैयारी में जुट जाता है, ना खाता पीता भी अपने समय से नहीं है, कपड़े भी उसके गंदे से ही रहते हैं और पूरी तैयारी में ही लगा रहता है और तैयार होकर वह फिर आता है तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए। और तराइन के द्वितीय युद्ध के समय ये पार्टी मैंने लिख दी है, गोविंद राय फिर से, और जो कि दिल्ली में ही काबिज होते हैं, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर में बैठते थे उस समय। और तो गोविंद राय या पृथ्वीराज चौहान एक तरफ और बनाम गौरी होते हैं और ऐबक भी होता है। और ये युद्ध होता है, अचानक से गौरी बिल्कुल सुबह ही सुबह आक्रमण कर देता है और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना है उसमें भगदड़ मच जाती है। और जो है हालांकि पृथ्वीराज की भी ओर से काफ़ी अच्छा युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन अंततः जीत गौरी की होती है। और यहाँ दिल्ली अजमेर का क्षेत्र जो यहाँ तक का है काफ़ी ज़्यादा इसके हाथ में लग जाता है गौरी के। तो इस तरह से तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में ख़त्म हुआ, गौरी की जीत से ख़त्म होता है और गौरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का अब शासक हो जाता है।
और यहाँ पर ऐबक को हांसी और कोहराम के क्षेत्र दिया जाता है। और ये गौरी द्वारा भारत में दी गई पहली एकता थी, यानी कि भारत में पहली बार एकता व्यवस्था एक अनौपचारिक रूप से गौरी ने शुरू की। वह ऐबक को हांसी और कोहराम के क्षेत्र एकता के तौर पर भारत में पहली बार देखे जाता है। ये एकता व्यवस्था की शुरुआत के प्रथम दर्शन है और प्रशासनिक रूप से एकता व्यवस्था का जो प्रयोग पहली बार किया वो दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने किया। तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी का अगला आक्रमण कन्नौज के जयचंद पर होता है और 1194 यहाँ पर चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर आज जो क्षेत्र है वो फिरोजाबाद में पड़ता है, जो आगरा के पास में है, फिरोजाबाद जिला उसमें पड़ता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में इटावा या अन्य कुछ दिया हुआ है जो कि गलत है, आप इससे सावधान रहें। तो इस युद्ध में गौरी जीता है। हालांकि मुस्लिम लेखक जो है जयचंद को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताते हैं और गौरी जीतता है इस युद्ध में और उसके असनी का किला लूट लिया जाता है। और इसी युद्ध के बाद जो है इन गहड़वाल जो शासक जयचंद है इसके स्वर्ण सिक्कों के आधार पर गौरी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलवाता है। तो ये गौरी के जो सिक्के हैं लक्ष्मी और नंदी बने हुए और उन सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम भी लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। साथ ही जो यहाँ जो तराइन के युद्ध में भी जब गौरी जीता था तब उसने चौहानों के जो सिक्के थे जिस पर घुड़सवार और नंदी बने हुए थे, यानी कि घुड़सवार नंदी चौहानों के सिक्के पर थे जबकि लक्ष्मी गहड़वालों के सिक्के पर बनी हुई थी। तो गौरी ने कूटनीति का परिचय देते हुए यहाँ पर सिक्कों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। उसने जो प्रतिमाएं अंकित थीं, आकृतियाँ बनी हुई थीं, उसको बने रहने दिया ताकि वहाँ पर हिंदुओं के सहयोग उसे मिलता रहे। और बस उसने जो है अपना नाम अवश्य उन सिक्कों पर लिखवा दिया मोहम्मद बिन साम करके। और इसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से गौरी जो है तराइन के दोनों युद्ध और कन्नौज को जीत लेता है। इसके बाद कोयल यानी कि अलीगढ़ के क्षेत्र को जो है 1195 में ऐबक ही जीत लेता है, क्योंकि वो जो है अपने हांसी और कोहराम से यहाँ पर आता जाता रहता है, सारे भारतीय क्षेत्र संभालता रहता है और सेना उसकी इंद्रप्रस्थ जो जगह है दिल्ली के पास वहाँ पर थी, वहाँ से अपनी सेना से ही सारा कंट्रोल करता रहता था। कोयल के बाद जो है गौरी एक बार फिर आता है भारत और बयाना और ग्वालियर जीत जाता है। बयाना में जादव भट्टी राजपूत रहते थे और वहाँ उन्हें जीतता है, साथ ही ग्वालियर को भी जीतता है। और फिर इन दोनों जीत के बाद यहाँ अजमेर में एक विद्रोह होता है, यहाँ एक विद्रोह को ऐबक दबाता है और दबाने के बाद यहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा वो बनवाता है जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने जहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था, साथ ही कुछ जैन मंदिर भी वहाँ थे, उनको तोड़वा कर ये बनवाया जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका नाम जो है इसको लेकर भी काफ़ी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं कि इसको 2.5 दिन में बनवाया गया। ऐसा नहीं था कि इसको 2.5 दिन में बनवाया गया। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था इसको 2.5 दिन का एक छप्पर या झोपड़ा इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो ये निर्माण कराया गया झोपड़ा यानी कि मस्जिद थी ये, तो ये मस्जिद के नाम से ही जानी जाती थी। इसको कुछ नहीं कहते थे, उस समय विशेष कोई नाम नहीं था, लेकिन बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी में इसमें यहाँ पर जो सूफियों के उर्स यानी कि जो उनकी मृत्यु की वर्षगांठ है वो मनाई जाने लगी, जो 2.5 दिन तक चलती थी। और इसी वजह से वहाँ सूफी लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाते थे। 2.5 दिन तक वो उर्स चलता था, जिसे उर्स बोलते हैं, उर्स चलता था। इसी वजह से उसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो इसके बाद जो है अनिलवाड़ा को लूटता है ऐबक 1197 में और यहाँ पर इतना सारा धन मिलता है उसको, और जिससे वह बदायूं में उसको जीतने में लगा देता है। तो अनिलवाड़ा का जो युद्ध होता है तो यहाँ पर शासक होता है भीम द्वितीय और यहाँ मूलराज द्वितीय। तो ध्यान रखें, यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, ये किताबों में भी गलत लिखा हुआ है कि 1178 में जब गौरी आक्रमण करता है तो यहाँ मूलराज द्वितीय शासक होता है। ये सही है, भीम द्वितीय गलत लिखा हुआ है, हालांकि पेपर सेटर्स भी उसको दे देते हैं, तो देख लीजिएगा। वैसे मूलराज द्वितीय ठीक है, अन्यथा अगर भीम द्वितीय ऑप्शन दिया है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन पहले ये है। उसके बाद
तो अब आते हैं इसी पे अनिलवाड़ा वाला युद्ध, यानी कि भीम द्वितीय के काल में हुआ, जहाँ पर इसने काफ़ी सारा धन प्राप्त किया ऐबक ने, और ऐबक फिर जाता है बदायूं। तो बदायूं को जीतता है। यहाँ पर राष्ट्रकूट शासन करते हैं, यानी कि जो दक्षिण से आई हुई एक शाखा थी जो कभी कन्नौज के आसपास प्रभाव में थी, वो बदायूं में भी पाई गई, और वहाँ पर राष्ट्रकूटों से बदायूं जीतता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1197-98 में। और इसके बाद ऐबक ही फिर बुंदेलखंड 1202 में जीतता है। बुंदेलखंड का शासक होता है उस समय जो चंदेल शासक है, परमार्दिदेव चंदेल, और उससे कलिंजर, महोबा, खजुराहो के क्षेत्र क्रमशः जीतता है। और वहाँ जो है उनको चौहानों का सहयोग नहीं मिल पाता है। इसके लिए काफ़ी और कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे आलाउदल जो यहाँ शासक होते, जो सरदार होते हैं यहाँ चंदेलों के यहाँ, और जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है इनका, तो पृथ्वीराज चौहान जो है अलाउदल सैनिकों को मार देता है जो कि यहाँ चंदेलों के यहाँ के होते हैं। तो 1202 में यहाँ पर ये क्षेत्र में परमार्दिदेव चंदेल को हरा दिया जाता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र जीत लिया जाता है। तो यहाँ पर ऐबक के तो कुछ जो काम करने का तरीका है थोड़ा रुक जाता है। अब बात करते हैं 1202 में ही इनका एक और, गौरी का एक जो है एक गुलाम जो बिहार बंगाल के क्षेत्र को जीतता है, वो अपनी विजय जो रथ है वो 1202 से शुरू करता है। बिहार में बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है, वहाँ का राजा जो इंदुमन होता है जिसकी राजधानी उदंतपुरी होती है, ओदंतपुरी या उदंतपुरी, वहाँ पर वो आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है। बिहार का नाम बदलकर बिहार शरीफ कर देता है। साथ ही वहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला जो महाविद्यालय होते हैं उनको भी वो नष्ट कर देता है, जला देता है। और इसके बाद जो है ये बात जो है बंगाल में पहुँचती है उड़ते उड़ते, कि जो है तुर्क लोग आए हुए हैं और आक्रमणकारी हैं और उन्होंने बिहार को जला दिया है, वहाँ के पुस्तकालयों को, अब वो बंगाल की तरफ भी आने वाले हैं। तो ये बात जो है बंगाल में पता चलती है। उस समय वहाँ शासक होता है सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन जो है ऐन्द्रीय महायज्ञ कराता है, साथ ही ज्योतिषों से पूछता है कि जो आक्रमणकारी आ रहा है तो वो कैसा दिखता है ताकि मैं उसे पहचान सकूं। तो एक ज्योतिष बताता है कि वो ऐसा व्यक्ति है कि जब वो सीधा खड़ा होता है तो उसके जो हाथ हैं, उसके जो पैर यानी कि पिंडलियों तक को वो छूते हैं। तो इस प्रकार का एक जो है ये वर्णन ज्योतिषी लक्ष्मण सेन को बताता है। तो इससे पता चलता है कि बंगाल का जो लक्ष्मण सेन है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना कम रहता है। हालांकि फिर भी वह प्रयास करता है और एक सेना लेकर बख्तियार खिलजी बंगाल में घुस जाता है, और इतनी तेज जिसे जो है अंदर ये बंगाल की जो राजधानी नदी हमा जाते हैं, ये सेना तो पीछे छूट जाती है और मात्र 18 घुड़सवार ही नदिया राजधानी में जो लक्ष्मण सेन है उसके दरबार में घुस जाते हैं और लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग जाता है। और शंखनाद नामक एक जगह है जहाँ पर ये सब जो प्रमुख लोग हैं ये चले जाते हैं और वो नदिया को लूटता रहता है और अपनी राजधानी वहाँ पर अंततः लखनौती बना लेता है। तो ये रहा कि कैसे बिहार का जो बंगाल का जो सेन वंश है वो समाप्त होता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। और बख्तियार खिलजी देखने में कुरूप था, ऐसा कहा जाता है, जो जिसको जो है गजनी और दिल्ली तक में नौकरी नहीं मिली थी सिर्फ उसकी कुरूपता को देखते हुए। तो ऐसा कुछ बख्तियार खिलजी के बारे में है। बख्तियार खिलजी फिर जो है बिहार बंगाल से फिर तिब्बत की ओर लड़ना चाहता है। वहाँ पर जो है कामरूप का एक शासक जो है होता है, वो हिंदू शासक होता है, वहाँ पर आक्रमण का प्रयास करता है लेकिन असफल होता है और लौट आता है। तो वहाँ के हिंदू उसको हरा देते हैं और जैसे तैसे अपने क्षेत्र देवकोट में आ पाता है और वह बीमार पड़ा रहता है। तभी जो मृत्युशैया पर लेटे हुए बख्तियार खिलजी को उसका एक साथी अली मर्दान खां मार देता है, जो बाद में चल के ऐबक के पास जाता है और ऐबक जो है उसको अपना आशीर्वाद प्रदान कर देता है। तो ये है बख्तियार खिलजी ने किस प्रकार से अपने बिहार बंगाल के क्षेत्रों को जीता। अब बात करते हैं कि गौरी के साथ फिर बाद में क्या हुआ, जो कि बाद की डेट की बात है। जो ये युद्ध है बिहार का, ये 1202 का है, जो बिहार के राजा को हराया था। बंगाल के लक्ष्मण सेन को 1204 में हराया था। अब 1205 में बात करते हैं
एक युद्ध हुआ था इसका, अंधखुद का युद्ध। अंधखुद का युद्ध हुआ था ईरान यानी कि ख्वारिज्म के शासक के साथ, जिसमें अंधखुद के युद्ध में गौरी हार जाता है और उसका जो मध्य एशिया में जाने का वहाँ पर प्रभाव जमाने का जो सपना है वो अब छोड़ देता है कि यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा रहता है, वो यहीं पर ही कॉन्सेंट्रेट भारतीय क्षेत्रों की ओर करता है। और फिर इसका जो है ये 1205 का आक्रमण हुआ और फिर 1205 में ही ये पंजाब के जो खोकर हैं, यहाँ पर पंजाब के खोकरों को सबक सिखाने के लिए आता है, क्योंकि वो लौटते पे परेशान करते थे। तो पंजाब के खोखरों पे आक्रमण करता है। सरका नाम का एक व्यक्ति है, वो उसको ये के नेतृत्व में यहाँ के खोखर जो है बगावत करते हैं और फिर गौरी उनको मारने चला जाता है। और जैसे ही वो यहाँ झेलम और चिनाब नदी के बीच में उनके विद्रोह को समाप्त करता है, झेलम नदी पार करके दमयक नामक स्थान पर जब नमाज पढ़ रहा होता शाम की, तब जो है कोई खोकर या कोई इस्माइली शिया जिसे बोलते हैं, वो आकर जो है गौरी को मार देता है। इस यहाँ पर जो है खोखर ही ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ तत्कालीन रूप से खोखरों से युद्ध हुआ था। तो झेलम नदी के पास पड़ता है, ये सिंध नदी के पास नहीं है, ये झेलम नदी के पास पड़ता है दमयक नामक स्थान, जहाँ पर गौरी को खोखर, मैं तो खोखर प्रेफर करूँगा, खोखर समुदाय का एक व्यक्ति वहाँ उसे मार देता है। और गौरी को फिर कुछ किताबों में लिखा है गजनी में जो उसको दफना दिया जाता है, तो ये ठीक है, लेकिन बाद में उसको जो उसकी आज कब्र है वो दमयक नामक स्थान पर ही है, वहाँ अच्छी खासी बनी हुई है। तो दमयक पंजाब का पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब में, तो वहाँ पर आज उसकी कब्र है गौरी की। तो ये रहा गौरी के बारे में। अब बात करते हैं कि युद्ध, यानी कि अब एक विशेष रूप में देखते हैं कि जो तराइन के युद्ध हुए और भी अन्य युद्ध हुए, तो काफ़ी अलग अलग इसके बारे में बातें कही जाती हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय प्रथौदा और गौरी के बीच में कितने युद्ध हुए। तो एक पुस्तक है तत्कालीन पृथ्वीराज प्रबंध, जिसमें बताया जाता है गौरी और पृथ्वीराज के बीच में 8 युद्ध हुए। हमीर जो महाकाव्य है उसमें 9 युद्ध हैं। प्रबंध कोश, सुरजन चरित और पृथ्वीराज रासो में 21 युद्धों की बात कही गई है और प्रबंध चिंतामणि में 22 युद्धों की बात कही गई है। तो मेरा यह मानना है कि प्रमुख रूप से तो 2 ही युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। और अन्य छुटपुट लड़ाइयाँ भी हुई होंगी जो कुछ संख्या में होंगी, 5, 6, 7 जो भी आप मान सकें वो होंगी, लेकिन इतनी नहीं होंगी कि 20-22 करीब इतना सब कुछ है, लेकिन कुछ 1-2 से तो अधिक रही होंगी। तो और 2 ये प्रमुख तो थे ही जो बड़े स्तर पर युद्ध लड़े गए। इसके बाद पृथ्वीराज की मृत्यु को लेकर बात कही जाती है, इसके बारे में भी काफ़ी जो है लोगों के अपने अपने विचार हैं। और उनका आधार ये है कि जो हमीर महाकाव्य है, फरिश्ता है, जो बहमनी शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के काल का है। तो बहमनी शासक के यहाँ जो ये था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के यहाँ का दरबारी फरिश्ता, ये अपनी पुस्तक में लिखता है कि मैदान यानी कि उसी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान जब तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी से लड़ रहे थे तभी वहाँ मार दिए गए। तो हमीर महाकाव्य में यही लिखा हुआ है। विधि विरुद्ध विध्वंस में जो कि लक्ष्मीधर ने लिखी है, और लक्ष्मीधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति स्कंद का पौत्र है, यानी कि नाती है। लक्ष्मीधर ने कहा है कि अपनी जो संस्कृत पुस्तक है विधि विरुद्ध विध्वंस, उसमें कहा है कि वो मैदान में ही मार दिए गए। मिन्हास सिराज भी कहता है कि इसने तो काफ़ी अच्छा वर्णन दिया है, काफ़ी बड़ा वर्णन दिया हुआ है कि पृथ्वीराज को नरक भेज दिया गया, यानी कि कहने का मतलब है कि युद्ध के बाद जो है उसको नरक भेज दिया गया, मतलब मार दिया गया। और एक जो जयानक हैं जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है, वो इस पृथ्वीराज की मृत्यु का उल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कुछ ये गलत उनके लिए अनुभव रहता है, इस वजह से उन्होंने अपनी पुस्तक में इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया। और ख़ासकर वो अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज की जो
उपमा देते हैं वो भगवान राम से देते हैं। तो वह ये नहीं चाहते थे कि कुछ इस तरह का मृत्यु के संबंध में, जो कि एक दुर्घटना रूप में थी, वो उस पुस्तक में लिखी जाए। गजनी की बात चंद्रबरदाई करते हैं, यानी कि चंद्रबरदाई की अपनी अलग कहानी है। चंद्रबरदाई ने लिखा था हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इसकी ऐतिहासिकता बड़ी संदिग्ध है, इसमें जो वर्णन मिलता है उनके बारे में, क्योंकि वह कहता है कि गजनी में उसको पृथ्वीराज को ले जाया गया, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज हार गए तो गौरी ने उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले गए, और वहाँ पर जो है बंदी बनाने के बाद उनकी शब्द भेदी वाण की जो उनकी जो कौशल था, उसके लिए कहा कि उसको करके दिखाएं कि आप शब्दों के आधार पर ही आंख बंद करके तीर चला देते हैं, निशाना बिल्कुल सही बैठता है। अतः गौरी कहता है कि मुझे ये आपका जो कला है, कौशल है, वो मुझे देखना है। तो ऐसे में जो है ये शब्दवेदी बाण का वहाँ प्रयोग करता है, और साथ में चंद्रबरदाई भी उसका जो साथी होता है पृथ्वीराज चौहान का, वो भी वहाँ होता है। तब वहाँ पर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि शब्दवेदी बाण इस जो है एक प्रतियोगिता के दौरान ही ऊपर बैठे हुए, यानी कि एक मंच पर ऊपर बैठे हुए सुल्तान मोहम्मद गौरी को मार दिया जाए। तो उसी समय आंख पर पट्टी बंधी हुए जब पृथ्वीराज अपना निशाना साधते हैं, तब एक जो दो पंक्तियां हैं चंद्रबरदाई पढ़ते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इस प्रकार की दो पंक्तियां बोलते हैं, ये समझ जाते हैं पृथ्वीराज कि सुल्तान कहाँ बैठा हुआ है, और उसकी जो दिशा है वो गौरी की ओर कर देते हैं अपने तीर की, और वो उसके लग जाता है और गौरी मर जाता है। तो ऐसा बताते हैं। फिर जो है कि गौरी के सैनिक उन्हें पकड़ ना लें, अतः चंद्रबरदाई और गौरी दोनों एक दूसरे को मार देते हैं ताकि वह गौरी के सैनिकों के हाथ न लग पाए। तो इस तरह से चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो वर्णन देता है। हालांकि इस कहानी की ऐतिहासिकता बिल्कुल संदिग्ध है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। साथ ही एक और चंद्रबरदाई कहानी बताता है संयोगिता के बारे में, कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी, उसके बारे में बताता है। हालांकि ये भी कहानी संदिग्ध मानी जाती है, इसका कोई समकालीन और व्यक्ति वर्णन तो नहीं करता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या थी ये कहानी। कि जयचंद का एक पुत्री होती है, इसका नाम संयोगिता या संयुक्ता होता है, और वह जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्रेम करती है, और जयचंद इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो जयचंद एक बार स्वयंवर आयोजित कराते हैं, जिसमें संयोगिता जो है अपने योग्य एक वर का चयन करना होता है। लेकिन एक जयचंद ये दिखाने के लिए कि हमने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बुलावा नहीं भेजा है, और साथ ही उसको अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाकर द्वार पर लगवा देते हैं कि वो आने जाने वालों लोगों का अभिवादन तौर पर वो द्वारपाल के तौर पर खड़ा रहे। तो अब बारी आती है स्वयंवर की, यानी कि जो है वरमाला पहनाने के लिए। तो संयोगिता उठती हैं और वो वरमाला ले जाकर जो है उसी मूर्ति के गले में डाल देती हैं। तो वहीं पर पास में पृथ्वीराज चौहान होते हैं और वो उसको संयोगिता को लेकर भाग जाते हैं और वो अपना विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार की एक कहानी बताई गई है चंद्रबरदाई द्वारा, लेकिन इसे अभी ऐतिहासिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं है। चंद्रबरदाई की बात हो गई। उसके बाद अजमेर में मृत्यु की ओर बात करते हैं कि अजमेर में इसको ले जाया गया। ये जो है पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में ले जाया गया, इसको लेकर हसन निजामी जवामी उल हिकायत और प्रबंध चिंतामणि ये ग्रंथ जो इसके बारे में बताते हैं। हसन निजामी का यहाँ वर्णन काफ़ी सटीक है, यही सर्वमान्य है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, जो कि युद्ध स्थल से यानी कि अपने भाई गोविंद राय के मरने के बाद उनका साहस जो धैर्य था वो टूट गया और वो भागने लगे, और सिरसुती यानी कि सरस्वती नदी के किनारे सिरसा नामक जगह पर उनको पकड़ लिया गया। हरियाणा में एक जगह है, उसको जो है पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और उनको बंदी बनाकर अजमेर उनकी राजधानी में ले आया गया। और गौरी ने
अपनी अधीनता में उन पर शासन कराया अजमेर में। इसका जो प्रमाण हसन निजामी बताते हैं कि सिक्के जो कि एक और जो है पृथ्वीराज का नाम लिखा हुआ है, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम का नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के सिक्के मिले हैं जिसके आधार पर कह सकते हैं कि अजमेर में, फाइनली हम कह सकते हैं कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को अपनी अधीनता में गौरी ने शासक बनाया, लेकिन वो एक षड्यंत्र में पकड़े गए और इसके बाद उनकी हत्या करवा दी गई। तो ये जो है बात काफ़ी ठीक लगती है और यही जो है आपके जो श्रेष्ठ इतिहासकार हैं, जो किताबें हैं प्रामाणिक, उनमें भी यही दिया हुआ है, यही सर्वमान्य मत है। और दिल्ली में सिक्कों के लेके जो है मैंने बताया, एक बार पुनः बता दूं कि चौहानों के जो सिक्के चलते थे वो नंदी घुड़सवार वाले सिक्के होते थे। तो गौरी ने नंदी घुड़सवार ही बनवाए और उसमें केवल अपना नाम लिखवा दिया देवनागरी लिपि में, ज़्यादा चेंज नहीं कराया। वहीं गढ़ वालों के यहाँ लक्ष्मी वाले सिक्के चलते थे, तो उसको जो है उन्होंने गौरी ने अपना नाम जो है मोहम्मद बिन साम लिखवाया और उसको चेंज नहीं किया लक्ष्मी को, और वही लिखा रहने दिया। और ये सिक्के कुछ और एक और मैंने बताए कि वो सिक्के भी मिले हैं अजमेर क्षेत्र से, कि जिसमें एक और पृथ्वीराज का नाम है और दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। तो ये सिक्कों को लेकर बात है। अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की, कि फखरुद्दीन राजी जो मोहम्मद गौरी का दरबारी दार्शनिक था, ये एक कट्टर एक रूढ़िवादी व्यक्ति था। इसके ही प्रभाव में आकर गौरी जो करामी हुआ करते थे, यानी कि ये सॉफ्ट इस्लाम को मानने वाले होते थे, यानी कि सहिष्णुपूर्ण होते थे, लेकिन राजी यानी कि फखरुद्दीन राजी के प्रभाव से ये मोहम्मद गौरी रूढ़िवादी हो गया। और निज़ामी उरुजी ये जो है कवि थे मोहम्मद गौरी के दरबार के। इसके बाद करवा नामक एक उपकरण का उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज और ये जो इनके बीच में युद्ध हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो गौरी ने करवा नामक एक युद्ध उपकरण का प्रयोग किया जो कि बैल की खाल का बना होता है, जिसके दोनों रुई होती हैं, गिलाफ की तरह होता है, जिसे लिहाफ भी लोग बोलते हैं। तो ये जो है पैदल सैनिकों की रक्षा करने के लिए यूज किया गया तराइन के द्वितीय युद्ध में। इसका भी काफ़ी उल्लेख रहा इस युद्ध में। अब बात करते हैं तत्कालीन राजनीतिक दशा, जो कि आपके लिखित रूप से आपको लिखना होता है एग्जाम्स में, कि तत्कालीन राजनीतिक दशा आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से आपस में सहयोग नहीं था। बात करें जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जयचंद ने साथ नहीं दिया, जो उस समय की अच्छी शक्ति थी। बुंदेलखंड के जो चंदेल थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया पृथ्वीराज का, तो ये साथ नहीं देते थे। साथ ही पृथ्वीराज ने जब इन पर दिक्कत आई, इन पर जो है मूलराज द्वितीय का साथ नहीं दिया पृथ्वीराज ने। साथ ही चक्रदेव जो थे उन्होंने जो है खुसरो मलिक का साथ नहीं दिया, जो साथ का ही वहीं का जो है एक शासक था। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत उस समय छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था और सब अपनी मनमानी करते थे। तो इस प्रकार जो गजनबी का मैंने जो वीडियो डाला है, तो वही जो तत्कालीन राजनीतिक दशा रही वही सेम यहाँ रही, कोई विशेष अंतर नहीं था। और कारण देखते हैं कि गौरी के भारत में आक्रमण के क्या कारण थे, तो इसी डायग्राम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात ये कि धन प्राप्त करना, धर्म प्रचार करना, तो ये तो एक सामान्य से कारण है। विशिष्ट कारणों को देख लेते हैं कि गौर का क्षेत्र जो है गयासुद्दीन जो उसका भाई था, गयासुद्दीन मोहम्मद संभालता था। तो इनमें ये तय हुआ कि जो पश्चिम का जो साम्राज्य है, जो क्षेत्र है, वो बड़ा भाई गयासुद्दीन मोहम्मद देखेगा, जबकि गजनी का क्षेत्र, गजनी का हिस्सा या इधर के हिस्से जो है मोहम्मद गौरी देखेगा। अतः स्वाभाविक सी बात है कि गौरी को अब यहाँ पूर्व की ओर ही बढ़ना था। ये भारत में घुसने के कारण थे। दूसरा, ये गजनी क्षेत्र को तो इसने नष्ट कर दिया था, लेकिन गजनबी वंश के शासक अभी भी खुसरो मलिक जीवित था पंजाब में, जो कभी भी चुनौती दे सकता था। तो उसका जीवित रहना गौरी की नज़र में ठीक नहीं था और यहाँ पर कब्जा भी वो करना चाहता था। अतः यहाँ पर इसने भारत में आक्रमण की सोची। दूसरा, दक्षिण भारत में जो धन संपदा है उसके बारे में सुन रखा था, तो उसको प्राप्त करने के लिए भारत में आना चाहता था। तीसरा जो है, यहाँ पर गुजरात का हिस्सा, जो कि ये जो हिस्सा है ये तटों पर, क्योंकि यहाँ तट नहीं लगते हैं, लेकिन और यहाँ पर तट काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, अधिक हैं, तो यहाँ तटों पर एक बार कब्जा होने से आवागमन ठीक रहता है और अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती है।
तो इसको लेकर भी जो है गौरी यहाँ पर आक्रमण करना चाहता था। साथ ही यहाँ पर सुन रखा था कि पृथ्वीराज चौहान ये जयचंद जैसे लोग हैं और जो काफ़ी शक्तिशाली हैं, तो यहाँ पर पूरा में बढ़ने पर इनसे जो है सामना होगा, तो क्यों ना अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा पूरी करने के लिए इनको जो है रास्ते से हटाया जाए, ताकि ये आगे कांटे ना बने इनकी साम्राज्यवादी विचारधारा के आगे। तो ये रहे कारण, यही कुछ विशिष्ट कारण रहे जिससे गौरी प्रेरित हुआ आक्रमण करने के लिए भारत में। तो साथियों अब लास्ट में देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। मैटर तो काफ़ी है, लेकिन देख लेते हैं कौन से प्रश्न आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको याद करना है कि गौर पहाड़ी घोड़ा और लोहा के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर बौद्ध थे, फिर कुछ करामी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले कुछ करामी लोग आए, जिसमें जो बौद्ध प्रणालियाँ भी अपनाते थे, तो करामी आए और उसके बाद यहाँ पर इस्लाम आ गया, ये आपको देखना है। फिर यहाँ से प्रश्न इतना नहीं आता है, और अब आपको याद करना है यहाँ से कि अलाउद्दीन हुसैन को जहांसोच कहा गया, क्योंकि उसने गजनी के बहरम शाह को हरा दिया और गजनी को, उसकी राजधानी को 7 दिनों तक लूटा, जलाया और कब्र सभी पूर्व शासकों की खोद कर हड्डियां निकाल कर जला दी, लेकिन 3 की उसने ये हड्डियां छोड़ दी, कब्र नहीं खोदी, गजनबी और मसूद शाह और इब्राहिम की, क्योंकि इनके उनके पूर्वजों पर काफ़ी एहसान थे। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ से अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है कि शहाबुद्दीन इसके बचपन का नाम था, मूल नाम था। मुइजुद्दीन इसने उपाधि 1202 में ली, जब इसका बड़ा भाई गयासुद्दीन मोहम्मद ख़त्म हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, और ये बड़े भाई के प्रति काफ़ी आदर रखता था। इसके 4 प्रमुख गुलाम रहे, या अलदौज को बादशाह ऐबक बख्तियार खिलजी, जिनके क्षेत्र रहे जो ये संभालते थे, गजनी, सिंध, मुल्तान, उत्तर भारत और बिहार बंगाल के क्षेत्र। तो ये गुलाम पूछे जाते हैं, इनको आपको याद होना चाहिए, ये आपको इसके सारे नाम पता होने चाहिए। अब यहाँ पर युद्धों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है। गौरी की गजनी ही थी जहाँ से फिर वो भारत आने जाने लगा। गोमल दर्रे का प्रयोग किया इसने आने के लिए, खैबर दर्रे का प्रयोग किया थोड़ा बाद में, देखते हैं उसको। पहली विजय भारत में मुल्तान थी, ये पाता है प्रश्न, क्रम लगाने को आता है कि गौरी की पहली विजय कहाँ थी, मुल्तान। इसके बाद यहाँ से कुछ विशेष नहीं, मुल्तान के बाद सिंध की विजय की, केवल इतना याद रखना है, ज़्यादा फालतू के फैक्ट्स या धारणाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं देखता हूँ किताबों में बहुत सारे फैक्ट्स भरे होते हैं और वहाँ कॉन्सेप्ट की भी बात नहीं होती। तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए पुस्तकों में, और दूसरी बात फैक्ट जो जिनका मतलब नहीं है उनको भी लिख दिया जाता है। तो इससे जो है छात्र ये सोच में पड़ जाता है कि मैं इस फैक्ट को याद करूँ ना करूँ, करूँ या ना करूँ, और फिर वो इतने सारा मस्तिष्क पर बोझ रख कर घूमता है। तो सटीकता कहाँ है, तो वो देखने की चीज़ है। तो इसके बाद ये आपको याद करना है पूरा युद्ध, ये बहुत ज़्यादा आता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। 1178 में जो गुजरात में जो है युद्ध हुआ, यहाँ के शासक जो कि चौलुक्या जो सोलंकी वंश के थे, मूलराज द्वितीय, ये अपनी माता नायका देवी के नेतृत्व में लड़ा, और यहाँ की राजधानी नहरवाला या पाटन या अनिलवाड़ा थी। और इस युद्ध में गौरी हार जाता है। ये गौरी की भारत में पहली हार होती है 1178 में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज तटस्थ रहता है अपने मंत्री कदम्बवास के कहने पर। तो ये पूछा जाता है गौरी की पहली हार कहाँ हुई, गुजरात। इसे आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद गौरी फिर यहाँ से लौट जाता है, वो सोचता है ये रास्ता भारत में घुसने के लिए ठीक नहीं है। अब वो अंतिम गजनबी वंशी शासक खुसरो मलिक को हरा देता है पंजाब में, खैबर दर्रे से घुसता है और इसको हरा देता है। यहाँ पर ये क्षेत्र जीतते हैं, और यहाँ पर एक जो सहयोग करने वाला होता है चक्रदेव, ये प्रश्न आ चुका है, खुसरो मलिक आ चुका है कि चक्रदेव जो है गौरी को आमंत्रित करते हैं कि वो पंजाब के खुसरो मलिक पर आकर आक्रमण करे। इसके बाद तवारिंद का किला यानी कि तवारिंद का दुर्ग जो है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में झगड़े की जड़ बनता है, तवारिंद का किला। और यहीं से केवाम और मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को भेजा जाता है दूत के रूप में पृथ्वीराज चौहान के पास। कुछ किताबों में जो है ये गलत लिखा हुआ है
कि जो है इसे प्रथम युद्ध के बाद भेजा गया, ये गलत है, या द्वितीय युद्ध के बाद, ये गलत है। ये इसको जो है प्रथम युद्ध से पहले ही भेजा गया था कि इमाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को कि वो जाए और पृथ्वीराज चौहान से ये कहे कि वो गौरी की अधीनता स्वीकार कर ले और तवारिंद का किला भूल जाए, इस्लाम स्वीकार कर ले। इस तरह की बातें पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया। तराइन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा आता है, सारा आता है आपको, ये और ये तीनों तो बिल्कुल रट लेने हैं, बहुत आते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें गौरी हार जाता है और जाकर जो है अपने भाई से सलाह लेता है, उनसे मदद मांगता है, और इस युद्ध के बाद वो गौरी और अपने खिलजी अधिकारियों को दंडित करता है। हालांकि गौरी को खिलजी अधिकारी ही बचा कर ले जाता है, ये पूछा जाता है। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें गोविंद राय, इसका भाई पृथ्वीराज का, यह आता है, जो कि दिल्ली में काबिज होता है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर में होता है, और यहाँ अजमेर से ये आता है। तो ये, लेकिन इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जीतता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान को सरस्वती या सुरसती नदी के किनारे, यानी जो सिरसा में पड़ती है, सिरसा जगह पे, वहाँ से पकड़ लिया जाता है और अजमेर में लाया जाता है, और उस पर अजमेर में अपनी अधीनता में शासन कराया जाता है, क्योंकि सिक्के मिले हुए हैं। और ऐबक को उसी समय हांसी कोहराम के क्षेत्र एकता के तौर पे दे दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐबक को कौन से क्षेत्र दिए जाते हैं, हांसी और कोहराम के क्षेत्र। और ये भारत में पहली बार एकता व्यवस्था के दर्शन हैं जो गौरी ने शुरू की अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप इसका प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में इल्तुतमिश के काल में देखा जाता है एकता व्यवस्था का। तो ये चीज़ें यहाँ पूछी जाती हैं। इसके बाद कन्नौज का युद्ध, यानी कि चंदावर या चंद्रवाड़ा का युद्ध, यानी कि पूछा जाता है, और ये फिरोजाबाद में पड़ता है, जो आज आगरा के पास में है। यहाँ पर जयचंद और गौरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें गौरी जीतते हैं और असनी का किला उनका लूट लिया जाता है। और लक्ष्मी के सिक्के यहाँ पर पूछे जाते हैं कि गहड़वालों के सिक्के हुआ करते थे, लक्ष्मी के सिक्के, लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के। तो ये सिक्के जो है, इन सिक्कों के पीछे ही जो है गौरी अपना नाम मोहम्मद बिन साम देवनागरी लिपि में लिखवाता है। ऐसे ही जो है नंदी घुड़सवार के सिक्के चौहानों के काल के होते हैं, वे पूछे जाते हैं, और वहाँ भी देवनागरी लिपि में अपना नाम गौरी लिखवा लेता है, मोहम्मद बिन साम। तो सिक्कों के मामले में या हिंदुओं को मनाए रखने के मामले में गौरी यहाँ कूटनीति अपनी प्रदर्शित करता है। इसके बाद यहाँ क्रम आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता यहाँ से। बयाना ग्वालियर का क्रम लगवाने को आता है, डेट बिल्कुल नहीं आती। अनिलवाड़ा का विशेष कोई इतना उल्लेख नहीं है। लूट लेता है, और यहाँ के लूट के धन से ही बदायूं में एक व्यक्ति होता है इल्तुतमिश, जिससे ऐबक खरीदता है। ये पूछा जाता है कि ऐबक इल्तुतमिश को खरीदता है कहाँ से, बदायूं से, और वो धन ऐबक पर कहाँ से आता है, अनिलवाड़ा से, यानी कि गुजरात के अनिलवाड़ा पर जो द्वितीय आक्रमण होता है गौरी के काल में, वो वहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद जो है बुंदेलखंड का एक क्रम लगवाने को आता है। कलिंजर, महोबा, खजुराहो कब जीते गए, तो 1202 में चंदेल राजा परमारदी देव के पास से। और इसके बाद जो मैंने बताया 1202 में बिहार, और 1204 बंगाल। 1202 में बिहार यानी कि राजा इंदुमन उनकी राजधानी उदंतपुरी को जीता। नालंदा विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने तोड़ दी, ये पूछा जाता है। बिहार का नाम बदलकर बिहार शरीफ रख, ये पूछा जाता है। इसके बाद बंगाल में राजा लक्ष्मण सेन होते हैं, जो इनकी राजधानी नदिया होती है। बख्तियार खिलजी मात्र 18 घुड़सवारों को लेकर ही पहुंच जाता है उसके दरबार में, हालांकि सेना उसके पीछे छूट जाती है, वो जल्दी में होता है। और वहाँ पर जो है नदिया राजधानी को वो जीत लेता है और अपनी वहाँ नई राजधानी लखनौती बनाता है। और उसका बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन हालांकि यज्ञ और इंद्री महायज्ञ कराता है, इन चीज़ों में यकीन रखता है, लेकिन उन चीज़ों से वहाँ कुछ नहीं होता। तो ये जो है आपको याद रखने हैं। इसके बाद खोखरों का जो युद्ध है 1205 में, यानी कि पंजाब में जो खोखर थे, वो जो है आपको याद रखने हैं। इन्हीं खोखर युद्ध में इल्तुतमिश अपनी शौर्य वीरता का प्रदर्शन करता है, गौरी से प्रभावित होता है। चूंकि इल्तुतमिश गुलाम होता है ऐबक का, तो गौरी इल्तुतमिश की वीरता पूर्ण प्रदर्शन से प्रभावित होकर खोखरों के खिलाफ जो वो करता है,
वीरतापूर्ण प्रदर्शन से प्रभावित होकर गौरी ऐबक को आदेश देता है, अपने गुलाम को आदेश देता है कि वह इल्तुतमिश की गुलामी से मुक्त कर दे। तो 1205 में इल्तुतमिश गुलामी से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह गौरी की मदद अच्छी करता है खोखरों के खिलाफ 1205 में। और यह ऐबक जो है 1208 में गुलामी से मुक्त होता है गयासुद्दीन महमूद की कृपा के आधार पर। तो इल्तुतमिश 1205 में गुलामी से मुक्त होता है और ऐबक 1208 में। कारण आपने समझ लिए, कुछ भी आपको रटना नहीं है, और कभी कोई तथ्य रटने की आवश्यकता पड़े तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा यदि प्रश्न वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा तो ये आपको याद रखना है कि ये कब जो है मुक्त हुए। और गुलाम इसके जो 4 थे इनका अध्ययन करना है, याल्दौज कुवाचा, ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये इनके क्षेत्र जो बटे होते हैं वो देखने हैं। और इसकी एक लाइन के सारे जो सारे गुलाम मेरी संतान हैं और मेरे बाद ये मेरा नाम रोशन करेंगे, तो ये जो है गौरी ने ही कहा था। तो ये सारा इतना इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ मृत्यु को लेकर कुछ विशेष नहीं आता है, ना युद्ध कितने हुए ये इतना नहीं पूछा जाता सामान्य परीक्षाओं में। तो आप एक जो है मेंस में लिखने के लिए, सिविल से मेंस में लिखने के लिए या कहीं लिखित पढ़ाई के लिए तो ठीक है, अन्यथा असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के लिए मेरे द्वारा बताए गए तथ्य ही काफ़ी हैं, यही आपसे पूछे जाने हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।